हेलो स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक नए कॉन्फिडेंस के साथ हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्कीन्स। पहली बात, हम इस अल्कीन के साथ अल्केन की भी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि हम ये जान पाएँ कि अल्केन और अल्कीन्स में डिफरेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये एक अनसेचुरेटेड एलिफेटिक या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जबकि एल्केन्स जो होते थे वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते थे। यहाँ पे क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसलिए ये अनसेचुरेटेड की कैटेगरी में आएगा, और वहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था इसलिए वो सेचुरेटेड की कैटेगरी में था। सेकेंड चीज़ कि इनको ओलेफिन्स भी कहा जाता है क्योंकि लोअर एल्केन्स जो होते हैं वो हेलोजन के साथ रिएक्ट होकर के ऑयल फॉर्म करते हैं, इसलिए इन्हें ओलेफिन्स या ऑयल फॉर्मिंग भी कहा जाता है। इनका जो जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो इस CnH2n होता है, जबकि एल्केन्स में CnH2n+2 होता था। बस कुछ नहीं करना है, उसके +2 को हटा देना है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड में था क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और हमने ये बताया हुआ है कि जहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो वहाँ पे sp3, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ पे sp। उसके बाद sp2 के अकॉर्डिंग अगर हम ज्योमेट्री देखते हैं तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। cc बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वो निकल करके आती है 1.34 एंगस्ट्रॉन, जबकि एल्केन्स में 1.54 एंगस्ट्रॉन थी, जो कि इससे ज़्यादा है। और एल्केन्स जो होते थे वो ओनली चेन आइसोमेरिज्म शो करते थे, और अल्कीन्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे चेन, पोजीशन और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं। चेन आइसोमर्स को हम पढ़ते हैं, ये चेन आइसोमर्स से हम काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है ब्यूटीन का। अब यहाँ पे इस CH3 को इस कार्बन पे अगर हम लगा देते हैं तो हमको आइसोब्यूटीन मिल जाएगा, जो कि ब्यूटीन का चेन आइसोमेरिज्म होगा। पोजीशन आइसोमर की अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये आइसोमर इसलिए डेवलप होता है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड की पोजीशन से जो आइसोमर डेवलप हो रहे हैं वो पोजीशन आइसोमेरिज्म होंगे। देखिए यहाँ पे ब्यूट 1 हम लेते हैं तो यहाँ पे कार्बन जिससे कि डबल बॉन्ड अटैच्ड है वो कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे शिफ्ट हो गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बात करते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट आइसोमर है जिसमें कंडीशन ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन की दोनों वैलेंसी 2 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन होगी तो अगर ग्रुप 2 सिमिलर ग्रुप सेम साइड हों तब उस कंडीशन को हम बोलेंगे सिस फॉर्म, और जब 2 सेम ग्रुप डायगोनली अपोजिट हों तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो यहाँ पे हमने ब्यूट 2 का एग्जाम्पल ये लिया हुआ है। यहाँ पर ये सिस फॉर्म है। क्यों सिस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 CH3 है ये दोनों एक साइड है और ये 2 H एक साइड है। यहाँ पे ये आइसोमर ट्रांस आइसोमर है क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 CH3 हैं ये एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हैं। अब यहाँ पे पोलैरिटी का भी फैक्टर एक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सिस फॉर्म की जो होता है
वो उसके ट्रांसफॉर्म से ज़्यादा पोलर होता है। इसका कारण हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे हमने सिस 2 ब्यूटीन ड्रॉ किया है, यहाँ पे ट्रांस 2 ब्यूटीन ड्रॉ किया है। अब CH3 के प्लस आई इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कार्बन को ट्रांसफ़र करता है और ये CH3 यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन में जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वो सेम डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। तो इस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसे हम एल्काइंस से भी बना सकते हैं। तो हमको करना क्या है, एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन करवाना है। तो हम यहाँ पे इथाइन लेते हैं, इसमें हम हाइड्रोजनेशन इसका कराते हैं इसकी प्रेजेंस में पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडिनेटेड चारकोल, जिसे हम लिंडलर्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं। तब ये इथीन का फॉर्मेशन होगा। कुछ नहीं है, ये दो हाइड्रोजन एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और एक एक वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड कर देंगे। अब एल्काइंस की रिएक्शन लिंडलर्स कैटलिस्ट करवाते हैं तब हमें सिस एल्किन मिलता है। बट यही रिएक्शन अगर हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें ट्रांस एल्किन मिलता है। अब हम एल्किन्स को एल्किल हैलाइड के थ्रू भी बना सकते हैं। अब एल्किल हैलाइड में अगर हम जनरली सोचें तो हमें करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाना है। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल। तो यहाँ पे हम सिंपली एथिल हैलाइड लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन वो कार्बन होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, और उसके बगल वाला या एडजेसेंट कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। उसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कोहलिक पोटाश की प्रेजेंस में और उसको हीट कर रहे हैं, तब हमको एल्किन्स मिल रहा है और HX मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड निकल जा रहा है। और यहाँ पे जो ये H निकल रहा है ये किस पोजीशन से निकल रहा है, बीटा पोजीशन से। तो इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आयोडीन सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा। क्यों देगा, क्योंकि जब ये आयोडाइड आयन जो होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी उसके पास काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे होता भी कुछ ऐसा ही है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है जिससे X नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है। और एक और फैक्टर है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, वो है नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। तो यहाँ टर्शरी जो एल्किल ग्रुप होगा वो फास्ट रिएक्शन देगा। अब ये समझने के लिए हम ये देखते हैं कि टर्शरी एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ 3 एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये X को X नेगेटिव के फॉर्म में निकलने के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से ये X नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाएगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। उसके बाद हम इसे विसिनल डाईहेलाइड से भी बना सकते हैं। अब डाईहेलाइड का मतलब होता है 2 हेलोजन। अब विसिनल का मतलब होता है जब 2 हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे हों। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 2 ब्रोमीन एटम है, ये अलग अलग कार्बन पे अटैच्ड हैं, तो इसे हमने बोला 1,2 डाईब्रोमो इथेन। अब इसकी रिएक्शन हमने कराई जिंक के साथ। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अपने को बस हेलोजन का रिमूवल करना, मतलब डी हेलोजिनेशन करवा देना है। तो यहाँ Zn और Br निकल जाएंगे, तो ZnBr2 निकाल दो तो ये इथीन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। उसकी जगह अगर 1,2 डाईब्रोमो प्रोपेन अगर हमने लिया है तो हमको प्रोपीन मिल जाएगा और ZnBr2 निकल जाएगा। अब हम एल्किन को अल्कोहल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एसिडिक डिहाइड्रोजिनेशन। हम इसके लिए क्या करते हैं,
कि इथेनॉल लेते हैं। अब इथेनॉल की कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करवा देते हैं तो हमको इथीन मिल जाता है। ये भी एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये OH है ये एक H बीटा कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो ये था हमारा एल्कीन और उसकी प्रिपरेशन मेथड। आगे के वीडियोस में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या इसके और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे।